सियाराम दर्शक मित्रों, मैं रोहित ठक्कर और हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं सर्वमंगल आरोग्य धाम में। हमारी जो सीरीज़ है लिव विथ आयुर्वेदा के 5th एपिसोड के लिए हमने पिछली बार बात की थी प्रकृति को हम लोग कैसे जाने, तो वही टॉपिक हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे साथ होस्ट के तौर पे जुड़ चुके हैं श्री चिराग भट्ट जी। वो आज हमारे आयुर्वेदाचार्य श्री आलाप अंताणी जी के साथ जो हमारी प्रकृति है उसके हिसाब से कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए हम लोग सुनते हैं श्री चिराग भट्ट और आलाप अंताणी जी को और आज का हमारा टॉपिक को जानने का प्रयत्न करते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। लिव विथ आयुर्वेदा के 5वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना प्रकृति को कैसे जाने और प्रकृति के हिसाब से आहार क्या चुने, ये सब चीज़ हमने जानी। फिर से हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य श्री डॉक्टर आलाप अंताणी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, पिछली बार हमने प्रकृति को कैसे पहचाने, अपनी प्रकृति को आपने बताया था कि हम प्रकृति परीक्षण करवा सकते हैं या फिर हमारे जो सिम्टम्स हैं, हमारी जो शरीर को ऑब्जर्व करने के बाद पिछले टास्क भी आपने दिया था कि आप क्या आहार खा रहे हैं और उसके आपके शरीर पे क्या असर होती है। तो ये हमने दर्शकों को टास्क दिया था, तो होपफुली सभी दर्शकों ने वो टास्क को कंप्लीट किया होगा। सो आज के एपिसोड में हम जानेंगे प्रकृति, जैसे सर ने बताया वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं। उस प्रकृति के अनुसार क्या खाना चाहिए, आहार क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, क्या ध्यान रखना है, ये सर आप हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। दर्शकों को भी काफ़ी सारी दुविधा या कन्फ्यूजन होगा कि सपोज हमें पता चल गया हमारी वात, पित्त और कफ प्रकृति है, लेकिन क्या आहार लें। यदि नहीं भी पता है तो आहार का चयन, जैसे पिछले टास्क में आपने बता दिया कि आहार के हिसाब से क्या बॉडी में आपका चेंज हो रहा है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा। तो सर, जो 3 मुख्य प्रकृतियां हैं, वैसे आपने 7 प्रकृतियां बताई, बिल्कुल, उसमें से जो मुख्य, जो मूल हम कह सकते हैं वात, पित्त और कफ, ये प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं उनको कैसे आहार का चयन करना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। देखिए, जैसे अभी हमारी बात हुई चिराग भाई कि कुल 7 प्रकृतियां हैं। हाँ जी। बट द्वंद्व प्रकृति जिसे कहते हैं, जैसे वायु, पित्त और कफ, ये 3 है। फिर वायु और पित्त है, किसी में पित्त और वायु का संयोजन है, किसी में कफ और वायु का संयोजन है। तो ये 3 अलग और प्रकृतियां हैं। और एक प्रकृति जो सबसे बैलेंस्ड प्रकृति है, जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों दोष जो हैं वो बैलेंस में है। तो इस तरह कुल 7 प्रकृति होती है। बट अच्छे से समझने के लिए इस विषय को हम वात जिसमें अधिक है, पित्त जिसमें अधिक है और कफ जिसमें अधिक है, इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें वायु प्रकृति की और थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए पीछे मुड़ के देखें कि वायु प्रकृति यानी ऐसे व्यक्ति कि जिनमें चलता ज़्यादा है, वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, जिनकी पाचकाग्नि कंपेरेटिवली मंद रहती है या विषम अवस्था में रहती है, कभी अच्छी है कभी बुरी है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो फिजिकल स्ट्रक्चर जिनका एकदम दुबले पतले हो, लंबे हो, हाँ, एथलीट्स काफ़ी सारे हम देखते हैं उसमें, तो इस प्रकार की प्रकृति रहती है। ऐसे प्रकृति के लोग कि जिनको मूवमेंट्स हमेशा अच्छा लगता है, बाहर घूमना, बाहर के काम करना, वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है और एक जगह पे वो बैठ नहीं सकते हैं जल्दी से, चंचलता है जिसमें, तो वो ज़्यादातर वात प्रकृति के लोग हैं। अभी ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर हम आहार की बात करें तो हमेशा वात अधिक होने के कारण उनको उनकी वात प्रकृति के हिसाब से सबसे पहले ये देखना है कि उनकी वात प्रकृति बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो जितना अपने वायु को बैलेंस रख सकते हैं उतना उनकी प्रकृति जो है वो अच्छी अवस्था में रहेगी। तो आहार में भी यही चीज़ें लागू होती हैं कि आहार में भी हम देखें कि टेक्निकल बात करें तो जो वायु और आकाश महाभूत डोमिनेंट जो फूड हैं, वो फूड उनके लिए उतने अच्छे नहीं हैं जितने अन्य प्रकृतियों के लोगों के लिए होते हैं। से फॉर एग्जांपल अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, राइट, जैसे कैश्यू हो गया, बादाम हो गया, अलग अलग अंजीर हो गई, अलग अलग प्रकार के जो ड्राई फ्रूट है कि जो रूक्ष विस्तारों में ज़्यादा पाए जाते हैं, हाँ, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे उनका कल्टीवेशन होता है। तो ये रूक्ष पदार्थ जो है ड्राई फ्रूट्स खास करके उनके लिए इतने अच्छे नहीं है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं या कम मात्रा में लेना चाहिए उनको।
दूसरा जो है, जैसे वायु प्रकृति का एक गुण है शीत गुण, तो उससे विपरीत अगर हम देखें कि जो उष्ण गुण है वो उनके लिए अच्छा है। तो पीने के पानी में भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा ठंडा पानी अगर वो पी रहे हैं तो जल्दी बीमार पड़ने के चांसेस हैं उनके, तो उनको गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। और कोल्ड एंड फिजी ड्रिंक्स जो भी रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अलग अलग, उससे वो परहेज करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए उन्हें। तो ठंडी चीज़ों से भी वो जितना हो सके उतना दूर रहे। ठंडी चीज़ों से और एक मतलब ये भी है कि खाने में भी ऐसी चीज़ों का प्रयोजन करें जो गर्म खाना हो, है ना। कोई भी चीज़ ठंडी हो जाए उसके बाद लेने पर उनको तकलीफ़ हो सकती है। जैसे रोटी भी है, तो रोटी हमारे कुछ घरों में देखा जाता है कि ठंडी रोटी भी खा लेते हैं लोग, टिफ़िन में ठंडी रोटी रहती है, तो वायु प्रकृति के लोगों को उसमें ज़्यादा उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरी बात यह है कि जितना हो सके उतना ठंडी चीज़ों से वो परहेज करें। तीसरा, उनकी अग्नि जो है वो विषमावस्था में है। काफ़ी कभी कभार देखा जाता है तो वो काफ़ी अच्छा फूड अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रही है, और कभी अग्नि उस प्रकार की है कि नॉमिनल फूड यानी जो पचने में हल्का है वो फूड भी वो अच्छे से नहीं पचा सकते। तो ऑन एन एवरेज उनको ये देखना चाहिए कि पचने में ज़्यादा भारी हो उस प्रकार के फूड का वो कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे चना हो गया, अलग अलग प्रकार के बेसन हो गए, मैदा हो गया, इन चीज़ों से वो बच के रहें। अगर हम वायु प्रकृति के लोगों को किस टेस्ट का आहार लेना चाहिए वो जानना चाहते हैं अगर वे, तो उनको मधुर, अम्ल और लवण यानी स्वीट टेस्ट है, अम्ल लवण यानी जो खट्टा टेस्ट है, लवण है यानी सॉल्ट टेस्ट है, ये कंपैरेटिवली उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये तीनों आहार रस जो हैं वो तीनों रस वायु को शमन करने वाले हैं। और उससे उल्टा कटु, तिक्त और कषाय दूसरे 3 जो रस हैं, जैसे कटु हो गया जैसे हम तीखा जिसे कहते हैं, तिक्त हो गया जिसे हम कड़वा कहते हैं, कषाय यानी हम पंजन टेस्ट या तूरा रस हम उसे कहते हैं। तो इन चीज़ों से वायु बढ़ सकता है। तो ज़्यादातर वो मिर्ची का उपयोग अगर करेंगे, हरी मिर्च, लाल मिर्च, तो डेफिनेटली वायु बढ़ने पर वो तकलीफ उत्पन्न करेंगी। तो ज़्यादा तीखी चीज़ें भी उनके लिए उतनी बैलेंस नहीं है। सर, एक जो वात प्रकृति के, वायु प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उसमें आपने बताया चंचलता ज़्यादा होती है, जैसे कि एथलीट है तो वर्कआउट वगैरह ज़्यादा करते हैं। और नॉर्मली ये कहा जाता है जो वर्कआउट करते हैं या फिर ज़्यादा जो मूवमेंट करते हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे हैं। आपने बताया कि ड्राई फ्रूट उनके लिए वायु को और बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। तो वो कैसे बैलेंस करें? देखिए, जैसे एक चीज़ अनिवार्य है कि आपको जो एनर्जी चाहिए वो ड्राई फ्रूट से ज़्यादा प्राप्त होती है। बिल्कुल। देखिए, प्रकृति का नियम यह है कि ये नहीं कहा गया है कि आप मत लीजिए, बट उसका प्रमाण आप देखते रहिए, यानी मात्रा तय कीजिए। जैसे पित्त प्रकृति का व्यक्ति अगर थोड़े से ज़्यादा ड्राई फ्रूट ले भी लेता है तो उससे शायद इंडाइजेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स नहीं होंगे, बट उसके सामने वायु प्रकृति का लोग उसी मात्रा में अगर लेने की कोशिश करें तो शायद वो तकलीफ में हो। एक ये। दूसरा, प्रोफेशन या हमारा वर्क जो है वो हमारी प्रकृति को तय नहीं करता है। तो एथलीट्स भी पित्त प्रकृति के, कफ प्रकृति के, वायु प्रकृति के हो सकते हैं। तो एक फिजिकल फिनोमिनन बेसिक जिनकी वायु प्रकृति की है उनको ये ध्यान रखना है। डेफिनेटली रूक्ष पदार्थ जो भी हैं, और इवन कड़वी चीज़ें और तीखी चीज़ें वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे शरीर में वात प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि पित्त और कफ का प्रमाण हमारे में है ही नहीं, क्योंकि ये 3 दोषों से ही पूरा शरीर चलता है। यानी अल्टीमेटली ये तीनों दोषों को बैलेंस करने की बात है यहाँ पे, है ना जी। जैसे मुझ में अगर वायु पित्त कफ में वायु थोड़ा ज़्यादा है तो मैं वायु डोमिनेंट प्रकृति का व्यक्ति हूँ। तो मेरे में वायु थोड़ा सा ज़्यादा रहने पर अगर मैं वातवर्धक चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो वो शायद मुझे तकलीफ दे सकता है। यानी सर, जो आपने बताया ये तीनों प्रकृतियाँ हर एक मनुष्य में है ही, डोमिनेंस के हिसाब से उसे हम प्रकृति कहते हैं। तो ये प्रकृति का कंसेप्ट ये है कि तीनों दोष हमारे शरीर में है, पर कोई एक थोड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। यानी ये कंफ्यूजन था जी, तो क्लियर होगा। काफ़ी सारे दर्शकों को भी ये कंफ्यूजन रहा होगा। तीनों प्रकृतियाँ हमारे अंदर ही हैं, उनके इनबैलेंस होने पे सभी जो रोग वगैरह जो भी विकार उत्पन्न होते हैं उनके इनबैलेंस होने। और इसमें से यदि कोई डोमिनेंस हम जान जाए, जैसे मेरी वात प्रकृति है, पित्त है या जो भी है, उसके हिसाब से जो आप जो बता रहे थे आहार का चयन करो तो ये चीज़ सब बैलेंस, मैं स्वस्थ रह सकता हूँ उससे। वाह, बढ़िया बात है। और सर, जैसे हमने वात की वात प्रकृति की, पित्त प्रकृति वाले जो हैं व्यक्ति उसको कैसे आइडेंटिफाई करें या उनके आहार में क्या ध्यान रखना है?
पित्त को जैसे पहले समझते हैं कि पित्त प्रकृति यानी उष्ण गुण प्रधान है, उष्ण गुण, और फायर एलिमेंट डोमिनेंट प्रकृति है। तो उन प्रकृति के लोगों का फिजिकल स्ट्रक्चर इसलिए मीडियम मध्यम कक्षा का रहता है। वो ज़्यादा मोटे भी नहीं है, एकदम पतले भी नहीं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है। तो ऐसे मध्यम कदकाठी के ज़्यादातर लोग फिजिकल स्ट्रक्चर उनका वो पित्त प्रकृति डोमिनेट होता है। दूसरा, बिकॉज ऑफ द फायर एलिमेंट उनके अंदर ऊर्जा जो है वो आप फील कर सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें लीडरशिप के गुण हैं, वो ज़्यादातर पित्त प्रकृति डोमिनेट रहते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट डोमिनेट होने के कारण वो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरशिप जो है वो ज़्यादा अच्छे से निभा सकते हैं। तो ऐसा पित्त प्रकृति कि जिसमें उष्णता ज़्यादा है, तो आहार में भी उनको उसी प्रकार का ध्यान रखना है सबसे पहले कि आहार में उष्ण गुण वाले द्रव्य ज़्यादा ना लें। हाँ, कम ले, यस, कम लें जितना हो सके, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा फायर एलिमेंट डोमिनेंट है। दूसरा जो है, जैसे उसमें अगर समझा जाए कि उष्ण गुण वाले द्रव्य यानी तीखे रस जो रहते हैं ज़्यादा, हाँ, पित्त के लिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि जितनी भी तीखी चीज़ें वो कम लेंगे उतना अच्छा है। जैसे लाल हरी मिर्च हो गई, या लहसुन का उपयोग हो गया, या दूसरे अन्य जो मसाले हैं उसका उपयोग हो गया, वो जितना कम करेंगे उतना उनके बॉडी का एसिडिक लेवल बैलेंस में रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों में आहार में उनको ये ध्यान रखना है। उससे विरुद्ध पित्त प्रकृति को बैलेंस करने के लिए चाहिए ठंडी चीज़ें, तो जितना हो सके उतना ठंडी प्रकृति की चीज़ें वो लेंगे तो उनके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तीसरा ये है कि उनकी पाचक अग्नि काफ़ी अच्छी रहती है कंपेयर टू अदर दो दोषा, अदर दो प्रकृति जो है। तो पित्त प्रकृति वाले लोग जो हैं वो चना या बेसन की चीज़ें, या इवन कभी कभार जो पचने में जैसे लड्डू वगैरह स्वीट्स अलग अलग बनती हैं, उनको वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाचन अच्छा है। पाचन अच्छा है। दूध का उपयोग उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दूध के उपयोग से वो अपने प्रकृति को भी बैलेंस कर पाते हैं और काफ़ी न्यूट्रिशन भी ले पाते हैं। और एक बात मैं कहूँगा घी की, कि घी पित्त और वायु दोनों का शमन करता है। अच्छा। तो पित्त और वायु दोनों प्रकृति वाले लोगों को नियमित तौर पे घी लेना चाहिए, जिससे उनका डाइजेशन भी अच्छा रहे और उनके दोषिक बैलेंस जो होना चाहिए वो भी रहे। इसके अनुसार अलावा पित्त के लोगों को मीठी चीज़ें भी उनको बैलेंस करती है, क्योंकि उष्ण गुण है उसका, फायर एलिमेंट डोमिनेंट है, तो जितनी हो सके उतनी अगर मीठी चीज़ें वो ले रहे हैं अपने आहार में तो भी अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी इसमें और ट्रिकी क्वेश्चन शायद आप पूछे, उससे पहले मैं कह दूँ कि ठंडा यानी क्या। हाँ। तो जैसे हम चपाती की बात कर रहे थे कि वायु प्रकृति के लोगों टिफिन में अगर वो ठंडी चपाती खाते हैं तो ठंडा या गर्म वो एक्चुअली टेम्परेचर से आयुर्वेद ने नहीं बताया। उष्ण गुण और शीत गुण जो है, या उष्ण वीर्य और शीत वीर्य है, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ओके, कि जो अंदर जाके शरीर के अंदर जाके क्या प्रोसेस करेगा उसके हिसाब से उसको बताया गया। अच्छा, वो जो पदार्थ है, जैसे रोटी में खाता हूँ तो उसका जो गेहूं का बेसिक गुण है, यस, वही चीज, यस, ओके, वो देखना चाहिए हमें। अच्छा, दूसरा, जैसे हम पित्त प्रकृति के लोगों के लिए हम जैसे अभी बात करें कि शीत गुण अच्छा है उनके लिए, तो ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा है उनके लिए, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स फ्रिज में ठंडा करके हम पी रहे हैं उसमें आप सोडा बाइकार्ब डाल रहे हैं, या उसके अंदर फर्मेंटेड फ्लेवर्स या और एडेड फ्लेवर्स डाल रहे हैं उसके अंदर, तो उन चीज़ों के कारण, उन केमिकल्स के कारण शायद वो टेस्ट में आप मीन्स आपको फील ठंडा लगेगा, पर अंदर जाके इट विल प्रोड्यूस हीट। उसका मतलब मैं जो समझा हूँ जी, कि जैसे मिर्ची है तो उसका बेसिक गुण है, जो मिर्च है गरम है, हाँ, लहसुन है तो गरम है, इसके हिसाब से आप गरम या ठंडे, बिल्कुल ऐसे हमें चयन करना है कि जो प्रकृतिगत उसका जो स्वभाव है, यस, कि जो पदार्थ है उसका स्वभाव ठंडा है या गर्म है, यस, उसके हिसाब से करना है। नहीं उसको छू के तय करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि ठीक है मैं पित्त प्रकृति को मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, क्योंकि आइसक्रीम बहुत ठंडा होता है और टेस्ट में अच्छा होता है, तो वो लोग उपयोग करते हैं, पर इस तरह वो डिसाइड नहीं होता है। दूसरा, पित्त प्रकृति के लोगों को रूक्ष पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, यानी तेली द्रव्य जो रहते हैं, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें जो रहती है उसका वो कम से कम इस्तेमाल करें। तो जैसे हम समोसा, पकौड़ी, ये सब चीज़ें हो गई, वो तो पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए वो बहुत ही हानिकारक हो सकती है, क्योंकि उनमें मसाले भी डाले गए हैं, मिर्च भी डाली गई है, उसको तला भी गया है, मैदा भी है उसके अंदर, ऑलरेडी फायर एलिमेंट है, और तो एक पूरा पैकेज है उसको रोगिष्ट करने के लिए। तो वो पैकेज ज़्यादातर ना ले तो वो अच्छा रहेगा, खास करके पित्त प्रकृति के लोग। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान उनको रखना चाहिए। पीने के पानी में भी अगर देखें तो मटके का जो पानी है वो उनको लिए बेस्ट है, क्योंकि गर्म पानी ज़्यादा पीने पर शायद उनको एसिडिटी वगैरह हो सकता है, तो पानी भी वो मटके का जो ठंडा पानी रहता है या उबाल के ठंडा किया गया पानी है वो उनके लिए अच्छा रहेगा। जी, वात, पित्त और कफ प्रकृति,
डेफिनेटली थर्ड वन इज कफ दोष प्रधान व्यक्ति। तो सर बीच में एक बार प्लीज, जैसे आपने वात प्रकृति सॉरी वायु प्रकृति में बताया कि 3 रस उन्हें लेने चाहिए, 3 रस नहीं लेने चाहिए, वैसे पित्त प्रकृति वालों को कौन से 3 रस लेने कौन से नहीं लेने? देखिए कषाय, तिक्त और मधुर रस ये पित्त के लिए काफ़ी अच्छे हैं। कषाय यानी पंजेंट, तिक्त यानी बीटर रस जो हमारा रहता है, और तीसरा जैसे हम बात कर रहे थे अभी मधुर रस। ये तीनों रस जो है वो पित्त प्रकृति के लोगों को पित्त को शमन करने के लिए, पित्त को बैलेंस करने के लिए उपयोगी है। और उसके अलावा जो भी है जैसे अम्ल हो गया, लवण हो गया और कटु रस हो गया, तो खट्टी चीज़ें हो गई, नमक हो गया और कटु यानी तीखी चीज़ें हो गई, वो उनके लिए डेफिनेटली पित्तवर्धक है, तो उनको बने हो सके उतना वो कम लेना चाहिए उन्हें। सही सर अभी तीसरे दोष में आएंगे कफ प्रकृति। जी, कफ प्रकृति के लोग स्थिरता के सूचक हैं। ऐसे लोग को जिनको स्थिरता पसंद है, जिनके काम में भी ऐसे कामों में उनकी रुचि है जहाँ पे बैठ के आराम से उनको करना है, कंप्यूटर पे काम करना है या कहीं बैठ के डॉक्यूमेंटेशन वर्क करने हैं, उनको ऐसे प्रकार के कामों में कि जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है, वो उनके लिए काफ़ी अच्छी है। ऐसे प्रकृति के लोग कि जिनका बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा रहता है, हाँ, वो मोटे नहीं है एक्चुअली, बट उनको अगर आप देखें तो आपको पता चले कि उनका मसल बल्क, फैट बल्क जो है वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, सो वेल बिल्ट लोग हैं, उनकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी जैसे कह सकते हैं कि हेल्दी आप फील कर सकते हैं उनको, बैलेंस बोल सकते हैं, बैलेंस बोल सकते हैं, हेल्दी फील कर रहे हैं। जैसे वायु प्रकृति वाले एकदम पतले लोग हैं ज़्यादातर, या बोने लोग लगते हैं ज़्यादातर, हाइट कम रहती है। पित्त प्रकृति वाले मध्यम कक्षा में, बट कफ प्रकृति इज ऑलवेज वेल बिल्ट, क्योंकि कफ स्थिरता का प्रतीक है। कफ जो है वो बल का प्रतीक है। तो इन कंपेयर टू अदर 2 प्रकृति, कफ प्रकृति के लोगों का सहज बल जो है वो भी ज़्यादा होता है, उनकी इम्यूनिटी भी कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी रहती है, वो बीमार भी कम पड़ते हैं दूसरी प्रकृति के लोगों से। तो ऐसे प्रकृति के लोगों में सबसे पहले जो है, जो गुण प्रधान हम देखते हैं वो है स्थिरता का गुण, वो है शीत गुण। हम तो कफ प्रकृति को बैलेंस करने के लिए उनको हमेशा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, और उनके लिए वो कन्वीनियंट भी रहती है। जैसे लास्ट एपिसोड जिन्होंने देखा है कि एक मिर्ची का हम उदाहरण ले रहे थे कि कुछ लोग हैं तो वो 3-4 मिर्ची आपके सामने खा जाएंगे, उनको कोई एसिडिटी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि शायद उनकी कफ प्रकृति डोमिनेंट होने के कारण दे कैन बैलेंस दैट रसा। सर जो कफ प्रकृति वाले वो उनका किस एलिमेंट से डोमिनेंस होता है? जैसे हाँ, जैसे पृथ्वी और जल महाभूत, ये 2 महाभूत जो है उसका डोमिनेंट उनमें देखा जाता है, और ज़्यादातर इंग्लिश में उसको वाटर के साथ हम कंपेयर करते हैं, बट वो जल महाभूत है और पृथ्वी महाभूत है, उससे डोमिनेट रहती है ये प्रकृति। तो इसके कारण क्या रहता है कि ऐसी चीज़ें जो स्वभाव में थोड़ी सी उष्ण है, हाँ, जैसे अलग अलग मसालों का प्रयोग उनके लिए अच्छा है, हाँ, क्योंकि कंपेयर टू पित्त प्रकृति उनका जो अग्नि है वो मंद रहता है, उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, भूख देर से लगती है, कभी कभार उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको भूख लगी है, इस प्रकार की प्रकृति है। पित्त प्रकृति के लोगों में हमने देखा कि वो इरिटेंट है, मीन्स लाइक उनको जो बहुत जल्दी भूख लगेगी, तीव्र भूख लगेगी उनको। तो कफ प्रकृति के लोगों को ज़्यादा भूख न लगने पर उनको पता नहीं चलता है कि कितना खाना, कैसे खाना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए हम देखते हैं कि पहले गर्म खाने का उपयोग करें, मसालों का वो अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, जैसे अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, सौंठ हो गई, हल्दी हो गई। गर्म यानी प्रकृतिगत गर्म जो द्रव्य है, उष्ण द्रव्य है, उसका वो उपयोग ज़्यादा करें। शीत गुण उनमें इनहेरिटेंटली है, तो इसके कारण शीत द्रव्यों का उपयोग वो कम करें। जैसे वायु प्रकृति में भी हमने बताया था कि ठंडी चीज़ें वो कम ले, तो कफ प्रकृति के लोगों को भी ठंडी चीज़ें हैं जो बहुत कम लेनी चाहिए, बैलेंस हो जाएगी। हाँ, जैसे दूध उनके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, कफ प्रकृति के लोगों में देखा गया है कि दूध लेने पर अलग अलग रोग, श्वास या कफ का रोग या इनडाइजेशन वो ज़्यादा देखा गया है, तो उनको दूध का उपयोग कम लेना चाहिए, या फिर वो दूध के अंदर चीनी वगैरह न डालते हुए हल्दी है, सौंठ है, उसको डाल के वो थोड़ा सा गर्म करके वो दूध लें, तो उनके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। पचने में जितना हल्का खुराक को लेंगे उनके लिए अच्छा है, जैसे मूंग का उपयोग, हरी सब्जियों का उपयोग, विविध प्रकार के सूप का उपयोग, हाँ, जैसे वेजिटेबल सूप है, मूंग का सूप है, लौकी का सूप है, ड्रम स्टिक जैसे सरगो हम कहते हैं उसका सूप है। तो ये सब चीज़ें गर्म वो लेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके लिए पानी भी ज़्यादातर बुनबुना गर्म करके वो पिएं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो कफ प्रकृति का ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इसके हिसाब से इनका आहार का आयोजन इस तरह होना चाहिए। तो दर्शकों को सर ने जो भी बात बताई 3 प्रकृति के लिए, तो उसके हिसाब से अपने आहार का चयन करें। अल्टीमेटली अपनी प्रकृति जो है आपकी उसको बैलेंस करके चलेंगे। जैसे लास्ट में बोला कि कफ प्रकृति है तो वो ठंडी है,
उसको उष्ण आहार लेना चाहिए, जी, उसका बिल्कुल। जो उष्णता रहता है वो आहार। तो ये बैलेंस करके चलेंगे तो काफ़ी सारे हम रोगों से बच पाएंगे और स्वास्थ्य महसूस कर पाएंगे। हाँ। तो जो लास्ट एपिसोड में सर ने जो टिप दी थी, यदि वो आइडेंटिफिकेशन आपने सही से कर लिया है, उसका चयन प्रॉपरली आपको पता चल गया है कि इस आहार से मुझे ये चेंजेस मेरे बॉडी में आ रहे हैं, यदि वो ऑब्जर्व करना, अपने शरीर से बात करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप ये स्टेज पे आ जाएंगे कि मुझे अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आप वो समझ पाएंगे। सही डेफिनेटली। सर तीनों प्रकृति के बारे में हमने जाना, क्या डोमिनेंस है उसका, उसके आहार में क्या लेना है क्या नहीं, क्या ध्यान रखना है। सर अभी वर्षा ऋतु चल रही है जी। वर्षा ऋतु में जैसे बोला गया है कि आहार का खूब हमारी जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है कंपैरेटिवली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस डेफिनेटली। तो उसके हिसाब से जैसे हमारे जो त्योहार है वगैरह, अभी रांधन छठ वगैरह सब भी आएंगे, ठंडा खाना है ये वो है, उपवास का भी मौसम, अभी श्रावण महीना चलो बिल्कुल। तो वर्षा ऋतु में क्या आहार लेना चाहिए आइडियली, प्रकृतिगत नहीं, आइडियली क्या आहार लेना चाहिए जिससे वर्षा ऋतु में होने वाले जो रोग वगैरह हैं उससे बच पाएँ। देखिए वर्षा ऋतु जो है वो वायु का काल है आयुर्वेद के हिसाब से, उसमें वायु बढ़ता है क्योंकि नया पानी जल जो है वो जलाशयों में आता है, कुएं का पानी वगैरह सभी बचने में भारी रहते हैं और वायु का डोमिनेंस होने के कारण इस ऋतु में हम देखते हैं कि अग्नि हमारी मंद रहती है, तो उस मंद अग्नि और वायु पे प्रकोप ना हो उस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए। सबसे महत्व का इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में मसालों का उपयोग। हाँ, इस सीज़न में आप हो सके उतना गरम सूप वाली चीज़ें हम ज़्यादा लें, जिसमें आप पुदीना है, अजवाइन है, जीरा है, इसका उपयोग, इवन थोड़ी मिर्च का उपयोग भी थोड़ा अच्छा रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अम्ल रस का उपयोग यानी नींबू पानी वगैरह का उपयोग भी इस सीज़न में काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपकी पाचक अग्नि को बढ़ाने के लिए हमेशा मदद करती रहेगी। तीसरा गर्म खाना खाएं हो सके उतना। चौथी चीज़ ये ध्यान रखें कि पचने में भारी हो ऐसा खुराक कम लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखा जा रहा है कि इस सीज़न में या हर एक सीज़न में हम कॉन्टिनेंटल यानी सभी सीज़न में एक ही प्रकार का फूड लेते हैं, वही मैदा लेते हैं, ब्रेड लेते हैं। काफ़ी सारे लोग बाहर जब घूमने जाते हैं तब पंजाबी सब्जी ये सब के नाम पे तेल वाली चीज़ें लेते हैं, तो बाद में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। और वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं रोग होने का, क्योंकि इस प्रकार का आहार वो पचा नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि हो सके उतना गर्म खाना खाएं, पचने में हल्का, जैसे मूंग का उपयोग आप अच्छा कर सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार की रेसिपीज़ जो भी बना रहे हैं उसमें मसालों का उपयोग आप अच्छा रख सकते हैं। आप दूध की वानगियाँ कम लें इस सीज़न में, ज़्यादातर दूध पचाने में थोड़ा तकलीफ रहेगा, पर दूध अभी भी न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, पर दूध में से जो अलग अलग प्रकार की वानगियाँ बनती हैं उसको भी आप कम लें। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली वर्षा ऋतु में हमें अच्छा रहेगा। और दूसरा जो हमें धार्मिक तौर पे भी हम करते हैं कि उपवास, तो उपवास का भी अपना महत्व है कि पाचन तंत्र को थोड़े समय इसमें आप आराम देंगे मंद अग्नि के कारण, तो डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल फॉर द सीजन। सर तो जो भी हमारे त्यौहार है, मेरा सामान्य ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो भी हमारे त्यौहार वगैरह जो सेट किए गए हैं पहले से, तो इसी में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। इस समय ये ऋतु है, ये ऋतुकाल चल रहा है, तो आपको ऐसा उपवास करना है। तो आई थिंक दैट इज़ बेटर यदि वो भी फॉलो कर ले तो। और बोनस क्वेश्चन तो मेरा रहता ही है हमेशा के लिए। सर एक पानी की बात हुई हमारी, पानी अभी काफ़ी सारे घरों में फिल्टर्स लगे हुए हैं, फिल्ट्रेशन हमने काफ़ी सुना है कि पहले मिनरल सब निकाल देते हैं, फिर एक मिनरल की एक कॉइल लगा देते हैं, फिर से ऐड करते हैं। आपने शायद बात पित्त प्रकृति वालों को बोला कि वो पानी उबाल के ठंडा करके पिए जी, तो उसका एक थोड़ा महत्व तो दर्शकों के लिए भी, क्योंकि मेरी जो सामान्य समझ है उसके हिसाब से जो हम मटके का पानी पीते थे तो वो मोमेंटम क्रिएट करके यानी वो ठहरा हुआ पानी नहीं था जी, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश देंगे तो अच्छा है। देखिए पानी डेफिनेटली शास्त्रों में भी कहा है कि पानीयम प्राणिनम प्राणाः, पानी जो है वो हमारे प्राण का के भी प्राण है, यानी हम जल एज जीवन हम कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब यही था कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पार्ट है वो बॉडी फ्लूइड्स हैं, है ना। तो इतने महत्व के पार्ट को हम किस तरह ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है समझना। तो पानी में भी आयुर्वेद ने बहुत माइक्रो रिसर्चेस किए गए हैं, जिसमें
यहाँ तक कहा गया है कि कुएं का पानी, जलाशयों का पानी, नदी का पानी और वर्षा का सीधा पानी आप कलेक्ट करते हैं जो, वो पानी, इन सभी पानी के गुणों में चेंजेस आते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी जो जहाँ पे कलेक्ट होता है वहाँ पे उसका स्वरूप चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से हमें लेना चाहिए। आज की अगर हम बात करें तो आज हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपैलिटी जो होती है हमारे उन पानी के ऊपर डिपेंड रहते हैं हम, तो जिसमें चांसेस रहते हैं क्योंकि वो पानी बहुत दूर से आता है हम, तो उन पानी में ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस इसके चांस रहते हैं। तो प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो ऐसा नहीं कि आरओ सभी चीज़ों में ख़राब है, डेफिनेटली आरओ एक लेवल तक उनको डिटॉक्स करता है, बट उसके साथ साथ वो साइड इफ़ेक्ट्स उसके जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं कि वो सभी प्रकार के मिनरल्स भी जो साथ में आते हैं उनको भी वो दूर कर देता है। तो इसका एक मध्यम मार्ग यही रहेगा कि आप आरओ का पानी पी रहे हैं ठीक है, बट आप ये खास ध्यान रखें कि आपके अंदर शरीर में क्षारों का प्रमाण कम ना हो, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस वगैरह देखा जाता है, तो उसी के कारण कि पानी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स पहले मिल रहे थे वो अभी नहीं मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे मटके का पानी श्रेष्ठ है। अगर आप चाहें तो आप आरओ ना यूज़ करें और आप जो भी पानी आ रहा है उसको अच्छे से उबाल के, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल वगैरह सभी प्रोसेस उसमें हो जाएगी, और फिर फिल्टर करके और हमारी ट्रेडिशनल फटकड़ी वगैरह की जो सिस्टम है उसका उपयोग करके अगर मटके में करेंगे तो वो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वो पचने में हल्का होगा। आरओ का पानी पचने में भारी है, गुण प्रधान है, तो इसके कारण इंडाइजेशन हो भी सकता है। सबसे अच्छा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपके घर में अगर थोड़ी सी भी जगह हो और आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं स्टोर करके, और सिर्फ रसोई के लिए भी उस पानी को अगर यूज़ करेंगे अगर, तो उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। सही बात है सर। कच्छ के काफ़ी सारे घरों में ये ऑब्जर्व किया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति लोग काफ़ी सारे जागरूक हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और बारिश का पानी है कुछ निश्चित तय किए हुए नक्षत्र में इकट्ठा किया गया पानी पूरे साल आप यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर ने दी है। अभी आज के समय में हमने काफ़ी सारे देखे हैं कि B12 कम हो जा रहा है ये पानी की वजह से, ये सभी आरओ के कारण काफ़ी दिक्कतें हैं। बैक टू बेसिक्स, वापस थोड़ा साल पीछे जाए, वहाँ से शुरू करें तो इन फ्यूचर जो भी दिक्कतें आने वाली है, शारीरिक समस्या है, उस काफ़ी सारी शारीरिक समस्याओं से बच सकते हैं। सर ने एक बात पिछले एपिसोड में भी की थी, एक बात हमारे दर्शक का प्रश्न था कि मेहंदी वो आयुर्वेद में उसका उल्लेख किया गया है नहीं। सर ने बताया था कि वैसा पर्टिकुलर कंटेंट का उल्लेख नहीं किया गया कि उसके गुण के हिसाब से, फिर सर ने एक्सप्लेन काफ़ी अच्छा किया था। आज हम देख रहे हैं सर ये जो कॉन्टिनेंट या फास्ट फूड बोल सकते हैं, या फिर क्योंकि ये जो फूड पकाया जाता है वो हाईली काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे पकाया जाता है, उसके कारण काफ़ी सारे विकार भी वो फूड में आते हैं। जैसे खिचड़ी हम घर में बनाते हैं तो पहले ऐसा वो क्या बोलते हैं उसको, उबाल के बनाते थे जी, उसका स्वाद अलग था, कुकर का स्वाद अलग है, डेफिनेटली अलग। सो ऐसा काफ़ी सारा फर्क पड़ता है उसके प्रिपरेशन के ऊपर, डेफिनेटली। सो काफ़ी अच्छी जानकारी आज हमें प्राप्त हुई, दर्शकों को भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सर तो एपिसोड का अंत में आज की टिप, आज की टिप तो यही रहेगी, क्योंकि हम प्रकृति और आहार को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी शायद ये वीडियो देखने के बाद उनको पता है कि उनकी प्रकृति के अनुसार किस प्रकार का आहार वो लेते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, और खास करके अपने जो घर के आसपास जो भी एल्डर्स हैं उनको पूछें कि वो किस तरह का आहार बनाते हैं, किस प्रकार से। और दूसरा, फैमिली के अंदर समझने की कोशिश करें कि हमारे माताजी या जो भी हमारे घर के हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, एक्चुअली उनको कैसे पता है कि हमारी प्रकृति के अनुसार ही हमारा खाना बन रहा है, जिससे ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इन सब चीज़ों को भी और जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो सर ने जो टिप दी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप शांति से सोचेंगे तो पता चलेगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे दादा या दादी, वो क्यों इतने स्वस्थ थे, इतनी दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी, कुछ रोग उस समय में भी थे, लेकिन ये प्रकृति को बैलेंस, खाली आहार से केवल प्रकृति को बैलेंस करके उन्होंने अपना स्वास्थ्य संभाला है जी। तो बैक टू बेसिक्स जाए तो आई थिंक सभी के लिए बेटर रहेगा। सो टिप होगी आज की, फिर आज का टास्क भी हो जाएगा। टास्क भी आज यही करते हैं जो टिप है हमारी, कि जानने की कोशिश करें कि आपके घर में क्यों इतनी ही मिर्च पड़ रही है, क्यों आपके घर में लौकी का उपयोग या मूंग का उपयोग ज़्यादा हो रहा है,
साइंटिफिकली अभी उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में जो खाना यूजुअली बन रहा है वो आपके माताजी को या कुछ साल के बाद आपकी पत्नी जो है उनको भी इसीलिए पता है कि वो आपकी एक्चुअली अननोइंगली पर आपकी प्रकृति जानते हैं। सही बात तो है। यही टास्क भी रहेगा कि आप कोशिश कीजिए कि किस प्रकार का भोजन बहुत ही आप बड़े दर्शकों को विनंती है, सभी दर्शकों को, आप अपनी रसोई में जाएं, माताजी से, जो भी आपके रसोई संभालते हैं उनके पास जाके ऑब्जर्व कीजिए कि क्यों ये कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे प्रश्नों का समाधान भी आपको मिल जाएगा, आपकी प्रकृति क्या है। थैंक यू वेरी मच सर। और दर्शकों को भी विनंती है कि आपके जो भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, आहार से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, आप कृपया करके कमेंट में बताएं। हम मैक्सिमम प्रयत्न करेंगे आपके सभी सवालों का बेस्ट जवाब देने के लिए। सो धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड